नमस्कार। आज हम देखेंगे कि समष्टि आर्थिक विश्लेषण की जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी है ना। भी जिस तरीके से व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम पढ़ते हैं कि व्यष्टि स्थितिकी, जिसको माइक्रोस्टैटिक बोलते हैं, उसी तरीके से मैक्रो में होता है मैक्रोस्टैटिक। मैक्रोस्टैटिक है ना, हिंदी में इसको बोलेंगे समष्टि स्थितिक, समष्टि स्थितिकी। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो यूजुअली स्टूडेंट मिस कर जाता है, इनको थोड़ा अच्छे से नहीं पढ़ते। कई बार क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है या फिर लॉजिक इन छोटे छोटे टॉपिक्स में से लगाना पड़ जाता है अपने को, तो काफ़ी क्वेश्चंस अपने को यहाँ से भी देखने को मिलते हैं। बट हमें इनको स्किप नहीं करना चाहिए ना, तो इन्हें अच्छे से करना चाहिए। बी नंबर आता है, जैसे कि हम व्यष्टि में पढ़ते हैं माइक्रो कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स, यानी कि व्यष्टि तुलनात्मक स्थितिकी होता है, उसी तरीके से मैक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक ठीक है, इसको बोलोगे समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी। ठीक है, इसी तरीके से जैसे माइक्रो में होता है व्यष्टि प्रावैगिकी, उसी तरीके से समष्टि में होता है समष्टि प्रावैगिकी, है ना। मैक्रो डायनेमिक्स। ठीक है, मीन्स समष्टि प्रावैगिकी। ठीक है, अब इनका थोड़ा सा तुलनात्मक हम अध्ययन करेंगे कि इनका क्या क्या मतलब है और इनसे क्या इनका इकोनॉमिक्स में वो है एग्जिस्टेंस किस लिए है ना, क्यों इनको स्टडी किया जाता है। तो ऑब्वियसली बात है कि ये तीन शाखाएं हैं, पहली बात तो है ना, कि इन तीनों के बारे में हमें पता होना चाहिए। भी जैसे कोई भी इक्विलिब्रियम या संतुलन, देखो संतुलन के बारे में ही लगभग पढ़ा जाता है ना इकोनॉमिक्स में। तो ये जो संतुलन है, ये संतुलन के ऊपर की जो स्टडी है वो स्थैतिकी रूप में है, मैक्रोस्टैटिक रूप में है, या फिर उसकी स्टडी हम कंपैरेटिव तौर पे कर रहे हैं, या फिर उसको हम डायनामिक तौर से पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये तीन स्थितियां हैं। जैसे कि हम समष्टि स्थैतिकी में हम ये देखेंगे कि कोई भी एक दी हुई स्थिर परिस्थितियों में, है ना, कि जो ए है ना, जिसको हम समष्टि स्थैतिकी बोलते हैं, समष्टि स्थितिकी, है ना। तो जो समष्टि स्थितिकी है, इसमें हम क्या देखेंगे कि दी हुई स्थिर परिस्थितियों में, दी हुई स्थिर परिस्थितियों में आर्थिक संतुलन, है ना, आर्थिक संतुलन का विश्लेषण, यानी कि संतुलन का अध्ययन करना है। ठीक है, तो समष्टि है ऑब्वियसली, तो हम समष्टि के कुछ मुद्दे लेंगे, जैसे कि कीन्स ने एक दिया था कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का एक कॉन्सेप्ट दिया था, है ना। तो समग्र मांग और समग्र पूर्ति का, वहाँ से हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर संतुलन अपने को नोट करना है ना, तो एक्स अक्ष वाई, ठीक है, इसमें आय, राष्ट्रीय आय जो है वो एक्स अक्ष पर, जिसे हम वाई से डिनोट कर सकते हैं, और जो कुल मांग और कुल पूर्ति का जो है वो हम वाई अक्ष पर, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अब इसमें एक कर्व जो होता है एग्रीगेट सप्लाई का, वो बनता है 45 डिग्री, है ना, इसे हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ठीक है, इसी तरीके से एग्रीगेट डिमांड कर्व, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो दो एडी कर्व जो होगा वो दो चीज़ों से, मेनली जो टू सेक्टर इकोनॉमी है तो उसमें कंजप्शन
प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ओब्वियसली ये दो पार्ट रहते हैं। तो सबसे पहले हम चलो इसका एक बार संपूर्ण का अध्ययन करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, फिर इसको हम थोड़ा तोड़ के पढ़ेंगे अंदर से, है ना। तो जहाँ पे ये दोनों कर्व आपस में एक दूसरे को काट रहे होंगे, है ना, कि देश में जितनी मांग है, मान लो ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम है, संतुलन है, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, जहाँ पे दोनों, जैसे व्यष्टि में हम पढ़ते हैं कि मांग पूर्ति की इक्वल होती है, तो वहाँ संतुलन है। उसी तरीके से समष्टि में भी ये पढ़ते हैं कि समग्र मांग और समग्र पूर्ति जहाँ पे इक्वल है, वहाँ पे राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है और वही हमारा रोजगार का निर्धारण होता है, ठीक है। तो अगर हम इस संतुलन का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ एक दी हुई कंडीशंस है, कोई भी चेंजेस नहीं है, तो अगर हम सिर्फ इस संतुलन का अध्ययन कर रहे हैं और इस संतुलन आय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है समष्टि स्थितिकी, ठीक है। लेकिन बाई चांस अगर कुछ चेंजेज आते हैं, जैसे मान लो किसी भी चीज़ में चेंजेज आने की वजह से अगर हमारा जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो शिफ्ट होके AD1 हो जाता है, ठीक है, और हमारा जो संतुलन बिंदु है वो E से E1 चला जाता है, तो इस नए संतुलन बिंदु पर हम पहुंच गए E से, है ना। तो हम इस E और E1 के बीच में जो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, है ना, तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी, है ना। तो हमें तुलना करनी होती है। तो अगर क्या हो कि किन्हीं चरों में हुए परिवर्तन की वजह से, अब इसमें चर कौन कौन से होते हैं, हमने देखा कि एग्रीगेट डिमांड दो चीज़ों से मिलके बना है ना, या तो कंजप्शन है या उसमें इन्वेस्टमेंट है ना। तो इन दिए हुए चरों में परिवर्तन की वजह से ना, परिवर्तन को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से, है ना। तो इनमें कोई अगर चेंज आता है तो उन चेंज की वजह से आर्थिक संतुलन अगर नए बिंदु पे पहुंच जाता है ना, कि जैसे अपने E से कहाँ पहुंच गया, E1 तक पहुंच गया, तो इन दोनों संतुलन बिंदुओं को अगर हम आपस में कंपेयर करें, तुलना करें, है ना, कि जो YT और YT1, है ना, कि पहले आई का स्तर था YT था, फिर YT1 तक पहुंच गया, तो अगर इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो वो किसके अंतर्गत रखा जाता है, वो रखा जाता है समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी के अंतर्गत, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट हमारा, कौन सा, कि समष्टि प्रावैगिकी, है ना। तो उसमें क्या रहेगा, उसमें परिवर्तन की प्रक्रिया, है ना, परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है ना, उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। या फिर जो बिंदुओं की और नया जो हमें बिंदु मिला है, उस नए बिंदु की ओर, नए संतुलन बिंदु की ओर, है ना, ऑब्वियसली बिंदु की ओर गति का अगर हम विश्लेषण करते हैं, गति का विश्लेषण, है ना, तो वो किसके अंतर्गत आता है, वो समष्टि प्रावेगी के अंतर्गत आता है। जैसे मान लो कि हम डायरेक्टली तो इस E पॉइंट से E1 बिंदु तक नहीं पहुंच सकते, है ना, तो बीच में ऑब्वियसली कुछ प्रोसेस रही होगी, है ना, भी कुछ स्टेप्स रहे होंगे जिन स्टेप्स के थ्रू हम E पॉइंट से E1 तक पहुंचे, है ना, कि जैसे मान लो कंजप्शन बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, उस इन्वेस्टमेंट से आगे जाके और मतलब आउटपुट बढ़ा, आउटपुट से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, एम्प्लॉयमेंट से उनकी इनकम बढ़ी, है ना। तो ये सारी जो प्रोसेस है ना, तो ये YT से YT1 तक पहुंचने का जो सारा रास्ता है, उसको अगर हम अध्ययन करते हैं, उस प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं या उसकी गति का विश्लेषण करते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आता है, वो हमारा आता है समष्टि प्रावैगिकी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, समष्टि प्रावैगिकी है, ठीक है। अब इसको हमने एक शॉर्ट तौर पे देख लिया कि ओवरऑल इसका पिक्चर क्या है, बट अब हम इसको इंडिविजुअली थोड़ा अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कि जैसे अगर हम मैक्रो स्टैटिक के बारे में अध्ययन करते हैं, कि जो होगी हमारा मैक्रो स्टैटिक, है ना, इसमें क्या होता है कि अंतिम संतुलन स्थिति, देखो कुछ एक टर्म्स हैं इसकी, है ना, तो उनको अपने थोड़ा याद रखेंगे तो आसानी से ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। अंतिम संतुलन स्थिति का विश्लेषण किया जाता है इसमें, ठीक है, इसमें विश्लेषण होता है उसका, ठीक है। फिर कि इसमें कारणों और प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दिया जाता, है ना, कारणों
व्यय प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, भी इसमें रीजन क्या है ना, भी उस बिंदु तक कैसे पहुँचे, क्या उसका रीजन है ना, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। डायरेक्टली अपने बस उस संतुलन बिंदु का अध्ययन करना है। ठीक है, कि अगर हमें इस ई बिंदु पर आए हैं तो इस ई बिंदु पर क्या स्थिति है। ठीक है, तो इस चीज़ का अध्ययन आता है मैक्रोस्टैटिक में, है ना, समष्टि स्थितिकी में आता है। अब अगर हम, जैसे हमने ऑलरेडी देखा कि जो ये जो संतुलन बिंदु है, इस संतुलन बिंदु में ऑब्वियसली अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी है तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई, है ना, जहाँ पे y जो है वो आपकी क्या है, राष्ट्रीय आय है। ठीक है, c आपका क्या है, उपभोग है, और i जो आपका है वो क्या है, निवेश है। ठीक है, इस y को अपने AD भी लिख देते हैं ना, एग्रीगेट डिमांड भी लिख देते हैं। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड का जो कंपोनेंट है वो 2 है, या तो उपभोग है या वो निवेश है। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, जब ये कर्व चेंज हो रहा है ना, अगर ये AD से AD1 जा रहा है तो इसमें चेंज आने की वजह क्या होगी, या तो ये कंजप्शन होगा या ये इन्वेस्टमेंट होगा, है ना। तो ये जो संतुलन की स्थिति है ना, इस संतुलन की स्थिति का अध्ययन जो है, जैसे इस इक्वेशन का अध्ययन डायरेक्टली है ना, जो गिवन है, बस ये संतुलन का स्थिति क्या कहलाती है, ये मैक्रोस्टैटिक कहलाती है ना, समष्टि स्थितिकी कहलाती है ना, ना कि इसमें चेंज। ठीक है, अब ये जो, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जैसा कि कीन्स ने बोला था कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो अगर एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है ना, तो ये जो संतुलन की स्थिति है ना, जहाँ पे दोनों कर्व एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, जहाँ पे दोनों कर्व एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो वो स्थिति क्या कहलाती है, वो समष्टि स्थितिकी कहलाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि चलो इसका हम थोड़ा सा अध्ययन अंदर करते हैं कि जैसे मान लो जो हमारा सी पार्ट है ना, उपभोग फलन है, वो सी पार्ट का भी कुछ सब पार्ट्स रहते हैं, जैसे कि इसकी इक्वेशन बनती है a प्लस बी वाई। ठीक है, तो a क्या है, a इसमें है स्वायत्त उपभोग, स्वायत्त उपभोग, है ना। स्वायत्त उपभोग क्या होता है, जब आपकी आय मीन्स y जीरो होने पर भी जो आप उपभोग कर रहे होते हैं, जो आप कंजप्शन करते हैं, है ना, सी कंजप्शन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो स्वायत्त उपभोग कहलाता है। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर हमारा ये जो कर्व है, ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है, ये सी और आई से मिलके बना है, तो अगर हमारी आय जीरो है ना, इस पॉइंट पे देखो, मूल बिंदु पे आते हैं, अगर हमारी आय जीरो है, फिर भी हमारा जो दोनों का डिफरेंस रहता है, ये डिफरेंस होता है इन्वेस्टमेंट के इक्वल। ठीक है, तो सॉरी, अगर हम इसका कर्व बनाएं, इसका चलो एक नया कर्व बनाते हैं अपने, कि अगर हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को कुछ इस तरीके से देखें कि ये हमारी आय और ये हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, है ना, तो ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ना 45 डिग्री, और इसमें अगर हम देखते हैं कि जो कंजप्शन कर्व होगा वो कुछ इस तरीके से बनता है, सी। ठीक है, तो ये जो सी है, इसके 2 पार्ट रहते हैं, इसमें a प्लस बी वाई। ए हमने देख लिया कि ये कुछ ना कुछ स्वायत्त उपभोग रहता है ना, कि आपकी आय जीरो होने पर भी आप अगर कुछ उपभोग कर रहे हैं तो वो उपभोग कौन सा कहलाता है, स्वायत्त उपभोग कहलाता है। फिर उसके बाद आता है बी, है ना, तो बी को आप एमपीसी कह सकते हो, है ना। तो ये एमपीसी क्या है, ये एमपीसी है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि जब आपकी आय में कुछ परिवर्तन होता है, उसकी वजह से आपके उपभोग में जो परिवर्तन आएगा वो क्या कहलाता है, आपका बी या एमपीसी कहलाता है। ठीक है, तो ये जो स्लोप है, अगर इसको डायरेक्टली बोला जाए तो ये किसके इक्वल होगा, ये कंजप्शन कर्व की जो स्लोप है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है एमपीसी। ठीक है, या फिर बी, और वाई तो आपको पता है कि वाई आय को डिनोट करता है।
ठीक है। तो इस सी और आई एक गिवन क्वांटिटी होती है इन्वेस्टमेंट, तो सी और आई को अगर जोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, एग्रीगेट डिमांड। तो ये दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट, है ना। ये इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो कंजप्शन हमने देख लिया, और इसके बाद आता है कि इन्वेस्टमेंट को लगभग गिवन मान लिया जाता है। तो गिवन है तो इसके ऊपर बार लगा दिया जाएगा, है ना। तो और इसी तरीके से अगर 3 सेक्टर इकोनॉमी अगर देखेंगे तो उसमें जी को भी क्या मान लिया जाता है, स्थिर मान लिया जाता है, ठीक है। तो अगर 3 सेक्टर इकोनॉमी का इक्वेशन अगर अपने को बनाना पड़े तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, ठीक है। और अगर इसमें हम सब्सटीट्यूट कर देंगे जो भी वैल्यूज हमने ली है कि y या फिर एग्रीगेट डिमांड वो किसके इक्वल है, c का जो फॉर्मूला हमने देखा कि a प्लस बी वाई प्लस आई इज इक्वल टू क्या है, आई बार के, और g किसके इक्वल है, g बार के, है ना। तो इसको अगर फर्दर सोल्व करेंगे अपने तो y को लेफ़्ट साइड लेके जाएंगे तो y माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बार प्लस जी बार। अब ये तीनों कांस्टेंट है ना। तो तीनों कांस्टेंट है तो इनकी वैल्यू जो है वो आपस में ऐड हो जाएगी, और इस तरफ जो y कॉमन आएगा 1 माइनस बी, ठीक है, ए प्लस आई बार प्लस जी बार, ठीक है। और अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन में 1 माइनस बी और मल्टीप्लाई में बच जाएगा ए प्लस आई बार प्लस जी बार, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो इक्वेशन रहेगी ये गुणक के इक्वल रहेगी, जो कि कॉन्सेप्ट किसने दिया था, कीन्स ने दिया था, है ना। तो गुणक या इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर, है ना, कि हमारी जो इनकम है वो कितने गुणा बढ़कर हो जाएगी, है ना। कि कोई भी इन्वेस्टमेंट या कंजप्शन अगर इकोनॉमी में हम करते हैं, कुछ भी चरों में परिवर्तन करते हैं तो हमारी जो आय है कितने गुणा हो जाएगी बढ़ के, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, गुणक है। तो इसी को ही गुणक बोला जाता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो समष्टि स्थितिकी में हम क्या अध्ययन करते हैं, समष्टि स्थितिकी में इसी चीज़ का अध्ययन किया जाता है कि जो चर दिए गए हैं उन दिए हुए चरों की वजह से हमारी आय का जो संतुलन है वो किस बिंदु पे हो रहा है ना। तो और ये इस संतुलन बिंदु ही क्या है, समष्टि स्थितिकी का अध्ययन है ना। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन मतलब काल पर्यंत कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं देखा जाता, है ना। फिर आता है कि जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक क्वेश्चन भी करें इसमें, तो जैसा कि बहुत बार एग्ज़ाम में आ जाता है कि अगर मान लो आपका जो स्वायत्त उपभोग है, स्वायत्त उपभोग ए अगर आपको दे रखा है कि 50 करोड़ है, और अगर आपका स्वायत्त निवेश है, स्वायत्त निवेश को आप क्या बोलोगे, आई बार, है ना, इसको क्या बोलोगे, 100 करोड़ है ना। और अगर मान लो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो अभी अगर 50 करोड़ है, ठीक है। और अगर आपकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बी कितनी है, 0.8 है, तो आपको क्या निर्धारण करना है, राष्ट्रीय आय का निर्धारण करना है, ठीक है। तो इसके लिए वही सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे कि आय जो है वो निर्धारित होती है किस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला लगेगा अपना, है ना, कि 1 अपॉन में 1 माइनस बी और ए प्लस आई बार प्लस जी बार, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस 0.8, ठीक है, जो कि हमारा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। और a हमारा कितना है, 50, आई बार कितना है, 100, और जी बार कितना है, फिर 50, ठीक है। और y इज इक्वल टू अगर इसको हम करेंगे तो 0.2 और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 200, ठीक है। और अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10/2 काटेंगे तो 5 इंटू 200 इज इक्वल टू 100 करोड़, ठीक है। तो इस तरीके से तो जो समष्टि स्थैतिक समष्टि आय जो है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 100 करोड़ हो जाएगी, है ना। तो ये समष्टि स्थैतिक संतुलन जो है वो किसके ऊपर हुआ है, हमारा 100 करोड़ के ऊपर हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा ये। तो इसका जो कंजप्शन फंक्शन और ये सारा है ये आगे और भी अच्छे से आज एक्सप्लेन अपने इसको करेंगे, बट अपना जो मेन था वो हमें समष्टि स्थितिकी को समझना था, और इसके बाद हम बाकी का भी टॉपिक वाइज करेंगे कि समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी और प्रावैगिकी के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। थैंक यू।